Hello student, myself Amit Kumar, the faculty of chemistry. Welcome to the Vedic Ambition classes. Student, we are going to start a first chapter of chemistry. Actually syllabus of 11th standard for JEE and NEET. So we are going to start the first chapter of chemistry, which is a part of physical chemistry. ठीक है. This chapter is a very important, and chapter name is some basic concept of chemistry. क्या है? some basic concept of chemistry. इसी चैप्टर को हम लोग अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं मोल कंसेप्ट. क्या बोलते हैं इसको? मोल कंसेप्ट. इसको मोल कंसेप्ट बोलते हैं. लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, लेकिन वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था. एक्चुअल केस में हमने 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन आज हम 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस चालू करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस आप इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए. ठीक है, आपको मैं बताया फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज द थ्री पार्ट्स ऑफ आवर सिलेबस. हमारे केमिस्ट्री सिलेबस में तीन पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के. एक फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. तो इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरीज होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे एंड other laws for the conservation of the energies and energy converted from the one form to the another. तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज है वो सभी इसमें आते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते तो कार्बन कंपाउंड की स्टडी लास्ट क्लास में मैंने बताया था. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग एलिमेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. एलिमेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन के बगैर है, ऐसे कंपाउंड्स. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. एज द नेम इंडिकेट्स, नाम बता रहा है कि ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब ये केमिस्ट्री का बेस है. तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट का अगर हमारा बेस अच्छा नहीं रहा तो हम उस सब्जेक्ट में शायद ही अच्छा कर पाएंगे. शायद क्या, डेफिनेटली हम उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर हमारा बेसिक क्लियर ना हो. तो आप समझ पा रहे हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट के स्टडीज के लिए. इफ यू वांट टू अचीव अ गुड रिजल्ट्स इन केमिस्ट्री यू मस्ट बी अंडरस्टूड दिस चैप्टर थरोली. आपको इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है. इस चैप्टर को छोड़ के आप बाकी चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे जेईई और नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. बहुत कम रट्टाफिकेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फ्यू क्वेश्चंस ऑन द लर्निंग, मतलब दैट इज रट्टाफिकेशन. और फ्यू क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होंगे जिसको रट्टाफिकेशन बोलेंगे. ठीक है, लेकिन मेनी क्वेश्चंस आर ऑन द कंसेप्ट और मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस होंगे. अब मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन बोले तो क्या, तो सिर्फ उसमें एक ही टॉपिक पता होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. वो क्वेश्चन रहेगा दो तीन टॉपिक से रिलेटेड. तो समझिए कि अपन एक आधा क्वेश्चन पढ़ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं मालूम तो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो मोल कंसेप्ट मालूम होने वाला बंदा ही सॉल्व कर सकता है. तो आप समझ रहे हैं. तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का करने के लिए मोल कंसेप्ट की जरूरत पड़ सकती है. कभी पड़ेगी कभी नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा. मोल कंसेप्ट ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है. तो लेट अस स्टार्ट द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो बिफोर स्टार्टिंग द मोल कंसेप्ट या बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या है. इसकी पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. तो आपको मालूम है इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की बहुत ही स्पेशल ब्रांच है
which deals with the study of composition of matter का composition, which deals with the study of composition of matter. What is the composition? H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन के परसेंटेज है 11.11%, ऑक्सीजन के परसेंट देखेंगे तो 88.89%. ये कंपोजिशन हो गया. Chemistry is a special branch of science which deals with the study of composition of matter, properties of matter, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे मैटर की, and some principles, some theories and principles related with the energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, थ्योरीज. जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. ये एक लॉ है, ये लॉ सबको मालूम है, लेकिन ये लॉ कहां पे पढ़ेंगे हम लोग? हमारे सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं. तो केमिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इसलिए केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज, किसी ने पूछा कि केमिस्ट्री क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज अ वेरी स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. ठीक है. प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज रिलेटेड विद द एनर्जी कंजर्वेशंस इज कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री, एंड ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंस है, उसके एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में भी हमें पता चलता है हमारे सब्जेक्ट में. वैसे तो देखा जाए गाइस, तो केमिस्ट्री इज अ वेरी एंशिएंट सब्जेक्ट. केमिस्ट्री क्या है? बहुत पुराना सब्जेक्ट है. एंशिएंट बोले तो प्राचीन बोलते हैं जिसको, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, मतलब बहुत पहले का है. ऐसा समझिए कि हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कम से कम 300 साल पुराना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो स्टूडेंट, यू माइट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना पुराना क्यों पढ़ेंगे, हम तो काफी मॉडर्न स्टूडेंट है, हमें नया वाला कुछ पढ़ा है. तो गाइस, हमारा सब्जेक्ट एंशिएंट है, बट इट इज अ मॉडर्न टू. जितना पुराना है उतना वो नया भी है, क्योंकि 300 साल पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बताया कि एटम इज अ स्फेरिकल पोर्शन. तो अभी हम लोग ये नहीं बोलने वाले हैं कि पहले एटम अभी स्फेरिकल था, अभी वो रेक्टेंगुलर हो गया है, या अभी वो ट्रायंगुलर हो गया है. ये बात नहीं करेंगे. वो पहले भी स्फेरिकल था, आज भी वो स्फेरिकल है. पहले भी एटम का कंजर्वेशन होता था, अभी भी एटम का कंजर्वेशन है. पहले भी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते थे, अभी भी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे. मतलब हमारा सब्जेक्ट जितना पुराना है उतना वो नया भी है. ठीक है. हम लोग मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं. केमिस्ट्री नहीं बदलता है, ये कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं है जो एवरी डे बदलता रहे, एवरी डे उसको अपडेट करने पड़े. वो लॉस है, रूल्स है नेचर के, वो वैसे ही रहेंगे. ठीक है. तो नाउ आवर टॉपिक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें इसको पढ़ना जरूरी है, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिस्ट्री. नहीं पढ़े तो क्या होगा केमिस्ट्री को. तो गाइस, it is very important to study the chemistry because due to the applications, chemistry is a very important in our day to day life. एग्जाम्पल, मैं ड्रग्स की बात करूंगा. ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन. ड्रग्स का क्या मतलब होता है? मेडिसिन. आपको मालूम है नाउअडेज कोरोना का बहुत ज्यादा डर फैला हुआ है. कोरोना के वजह से कितनी जानें जा रही है. तो कोरोना को ठीक करने के लिए हमारे साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं. तो हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, मतलब कौन कोशिशें कर रहे हैं? तो केमिस्ट कोशिश कर रहे हैं. उसके लिए मेडिसिन बनाने की जो कोशिशें हो रही है
वो कौन कोशिशें करेंगे? केमिस्ट करेंगे। ऐसे बंदे मेडिसिन बनाएंगे जो केमिस्ट्री को जानते हैं, जो बायोलॉजी को जानते हैं। सिर्फ बायोलॉजी जानने वाला मेडिसिन नहीं बनाएगा, जिसको केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज जो मेडिसिन होगी वो कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होगा। तो ये तो कोरोना की बात हो रही है, ठीक है। बाकी भी चीजों के लिए आपको मालूम है, दैट इज अ टैक्सोल, सिस्प्लास्टीन, ऐसे ये लेटेस्ट ड्रग्स की बात करूंगा मैं। सिस्प्लास्टीन, ये जो ड्रग्स है दे आर यूज इन अ कैंसर ट्रीटमेंट, ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। AZT, एजाडोथाइमिडीन नाम का जो ड्रग्स है वो एड्स के लिए यूज करते। पहले ये डिसीज जो थे वो बहुत ही डेंजर डिसीज माने जाते थे और उन डिसीज को ठीक करना नामुमकिन था, ऑलमोस्ट नामुमकिन था पहले के जमाने में। लेकिन नाउअडेज आवर साइंटिस्ट, मतलब केमिस्ट, केमिस्ट्री का नॉलेज रखने वाले बंदों ने ये ड्रग्स बनाए, तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, एड्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। इतना ही नहीं, नाउअडेज हम किसी भी बीमारी के लिए जो लोग हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, दीज आर डिजाइन एंड फॉर्मुलेटेड बाय द केमिस्ट इन अ लेबोरेटरी, दे आर सिंथेसाइज्ड और प्रिपेयर्ड बाय द केमिस्ट्री या प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु नो द केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता तो शायद ही हमने वो ड्रग्स बनाए रहते हैं। तो हेल्थ के लिए, ड्रग्स के लिए केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम दूसरी बात करेंगे, नाउअडेज हम लोग कितने सारे सब्सटेंस यूज करते हैं, या फिर हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी सेक्टर में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउअडेज आपको मालूम है एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन, एटीएस बोलेंगे इसको हम लोग, एटीएस, एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। जो एटीएस जो होते हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं, टीपीएस, उस थर्मल पावर स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोल की जो एनर्जी है, कोल की जो हीट एनर्जी है, वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी नाउअडेज। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं रह पाते घर में। तो ऐसे केसेस में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से मिलती है, कहां से मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहां से मिलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं हम लोग। थर्मल पावर स्टेशन में कोल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो विदाउट नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इट इज इम्पॉसिबल। हम लोग अदर फील्ड की भी बात करेंगे तो केमिस्ट्री हैज अ वेरी वेरी लार्ज एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसको बोलते हैं CFCs, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये सब्सटेंस हम एसीज में यूज करते हैं, कूलिंग एजेंट है ये। एसीज बोले तो एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं। कार में हो या घर में कोई एयर कंडीशन हो, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज करते हैं। ये भी केमिकल सब्सटेंस है। बहुत सारे हम लोग डे टू डे लाइफ में जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो किसी ना किसी केमिकल सब्सटेंस से बने हैं। हम यूज करते हैं पॉलीमर्स, पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं। पॉलीमर्स क्या है, केमिकल इंडस्ट्री में बनते हैं। हम यूज करते हैं डाइस, डाइस बोले तो क्या, कलरिंग एजेंट है। अभी कलरिंग एजेंट का कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। हमें ब्यूटीफुल कलर्स के कपड़े, डिफरेंट कलर्स क्लॉथ्स वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, लेकिन दीज ब्यूटीफुल कलर्स आर नथिंग बट व्हाट, डाइज होते हैं। वो डाइज बोले तो कलरिंग एजेंट, दे आर सिंथेसाइज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। तो देयर आर मेनी सब्सटेंसेस। इतने कम समय में हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर सकते, जस्ट इंट्रोडक्शन था ये। अगर इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता भी है स्कूल में तो आप इतना लिखेंगे तो भी हो जाता, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर useful in our day to day life, and these are the chemical substances prepared by the chemist itself.
नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन मैटर। हमें क्या पढ़ना है? मैटर। ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़े थे हमने कि स्टडी ऑफ मैटर करेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट में करके, तो उसी से चालू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक वही है। पहले तो हमने केमिस्ट्री की तारीफ की है, अभी हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है मैटर? तो एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग हैविंग मास, कोई भी चीज जिसको मास हो, एंड ऑक्युपाइज द स्पेस, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज कहीं पे भी यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी हो जिसके पास मास है और वो ऑक्युपाई कर रहा स्पेस, मतलब उसको कुछ ना कुछ जगह लगती है, वो मैटर है। जैसे कि पेन, इसका कुछ तो भी मास है और इसको थोड़ी जगह भी लगती है, बहुत कम जगह लग रही है लेकिन लग रही है, वो कोई ना कोई जगह ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। हमारी बॉडी, इसका कुछ ना कुछ मास है, वो ऑक्युपाई कर रहा है कोई स्पेस, तो ये हो गया मैटर। इवन इफ आवर हेयर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो मैटर। तो मैटर बोले तो एनीथिंग अराउंड है, सब कुछ हमें आजू बाजू जो दिख रहा है वो मैटर है। इवन इफ एयर इज अ मैटर, बिकॉज उसका भी कोई वॉल्यूम है और उसका भी कोई मास है, भले वो लाइटर है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। मैटर, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज द स्पेस इन यूनिवर्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन उसका मैटर का। तो मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हम 3 कैटेगरीज में मैटर को क्लासिफाई करते हैं। एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसेस। वैसे 4th स्टेज भी है, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, लेकिन हमारे स्टडी में उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन हम बात कर सकते हैं। और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी एक स्टेट होता है, 5th स्टेट, जिसका डिस्कवरी अभी अभी हुआ है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा तो 3 स्टेट में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा स्टेट्स है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है, ये स्टेट सिर्फ हाई डिग्री टेम्परेचर में अवेलेबल है, जो टेम्परेचर अर्थ के सरफेस पे नहीं है, उसने टेम्परेचर पे तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है। तो हमें नॉर्मल कंडीशन में 3 फिजिकल स्टेट को डिस्कस करना पड़ता है। तो सॉलिड का होता है